यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पूर्वांचल की बात करें तो यहाँ का सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि पूरा इलाका ही पिछड़ा माना जाता है। यही वजह है कि योगी सरकार इसे चुनौती के तौर पर लेते हुए अब इसका कायाकल्प करने की तैयारी में है। अपनी इसी मुहिम के तहत मुख्यमंत्री बीते 2 दिनों से पूर्वांचल में ऐसी कई परियोजनाओं का उद्घाटन, योजनाओं की समीक्षा में लगे हैं। बीते दिनों उन्होंने यहां बस्ती की मुंडेरवा और गोरखपुर की पिपराइच चीनी मिल में सल्फरलेस चीनी प्लांट का उद्घाटन किया। तो वहीं गुरुवार को गोरखपुर में गोरखपुर लिंक वे की समीक्षा अधिकारियों के साथ की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह माना है कि पूर्वांचल के साथ सरकारों ने न्याय नहीं किया। दशकों से इसकी अपेक्षा की गई है। प्रदेश के चारों कोनों को अपनी अपनी विशेषता है, ये बातें सीएम योगी ने कही हैं। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिन से हैं। 2 दिन में उन्होंने कई बड़े कार्यक्रमों में शिरकत की। दूसरे दिन सीएम योगी गोरखपुर के दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक सेमिनार या कहीं के वेबिनार में शिरकत करने पहुंचे। पूर्वांचल का सतत विकास विषय पर अपनी बात रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी का ध्यान पूर्वांचल के पीछे रह जाने की ओर खींचा। सीएम योगी ने नाम लेकर किसी सरकार पर तो हमला नहीं किया, लेकिन इशारों ही इशारों में ये जरूर कहा कि पूर्वांचल के विकास को दशकों तक सरकारों ने उपेक्षित रखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर लोगों को अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास कराया और साफ किया कि विकास के पीछे भागने का मतलब अपनों को छोड़ना नहीं है। और क्या कहा है सीएम योगी ने, पहले ये सुनिए और इसके बाद आपको बताएंगे कि क्यों सीएम योगी का ये पूर्वांचल मिशन बेहद अहम है। तो सीएम योगी ने किस तरीके से पूर्वांचल की महत्ता को समझाया और इस ओर ध्यान भी खींचा कि पूर्व में सरकारों ने इस पूरे इलाके की कितनी उपेक्षा की। तो सीएम योगी का पूर्वांचल की उपेक्षा को लेकर क्या कहना है, ये आपको जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि सियासत में हर बयान सिर्फ संदेश नहीं होता बल्कि तुलनात्मक तौर पर ही सही गलत का एक पैमाना होता है, जिसके आधार पर आप सत्ता और विपक्ष के काम का आकलन करते हैं। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सामने चुनौती, विभिन्न संस्थाओं के सामने चुनौती निरंतर बनी रहेगी। आज देश बहुत अच्छी दिशा की ओर बढ़ा है। दुनिया भारत का अनुसरण करते हुए दिखाई दे रही है। आज से 5-7 वर्ष पहले दुनिया में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या है, यूरोप में क्या है, वह भारत उधर देखता था। और आज यूरोप और अमेरिका में इस बात को देखा जा रहा है कि भारत क्या कर रहा है, हम भी उसका अनुसरण कर सकें, उसके लोग बन सकें। ये नेतृत्व पे निर्भर करता है। हम किस लोगों बनेंगे या अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि लोग हमारा अनुसरण करते हुए दिखाई देंगे। अगर देश के अंदर ये हो सकता है तो फिर देश के भविष्य का निर्माण तो इन्हीं संस्थाओं से होना है। संस्थाओं के माध्यम से क्यों नहीं हो सकता? हर एक संस्था अगर इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेगी तो निश्चित ही देखते ही देखते भारत हर एक क्षेत्र में विश्व गुरु के रूप में पुनर्स्थापित होने में उसे कोई देर नहीं लगेगी। तो पूर्वांचल के विकास की जरूरत मुख्यमंत्री महसूस कर रहे हैं, तो यह भी समझने की जरूरत है कि ऐसा क्यों। आपको इसकी एक वजह भी बता देते हैं। सबसे पहले सियासी लिहाज से इसकी जरूरत को समझिए। है भी या नहीं, उत्तर प्रदेश की सियासत में तो इस इलाके का दबदबा कभी कम नहीं रहा। सिर्फ प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की सियासत में भी पूर्वांचल बड़ी भूमिका निभाता रहा है। भौगोलिक और सियासी लिहाज से अगर बात की जाए तो पूर्वांचल के इस इलाके में 27 जिले आते हैं। विधानसभा सीटों की बात की जाए तो इस इलाके में 162 सीटें तकरीबन आती हैं। इसके अलावा बात लोकसभा सीटों की कीजिए तो पूरे यूपी में सबसे ज्यादा 32 सीटें इसी पूर्वांचल से आती हैं। आबादी के लिहाज से यूपी का सबसे बड़ा हिस्सा, जिसमें 12 करोड़ लोग हैं, तो वो पूर्वांचल के हैं।
विधानसभा की 403 सीटों में से 162 सीटें यहीं से आती हैं। लोकसभा की 80 में से 32 सीटें इसी इलाके से आती हैं। यूपी की 22 करोड़ से ज्यादा की आबादी का आधा हिस्सा तकरीबन यहीं रहता है। अब ये तो रही पूर्वांचल के भौगोलिक और सियासी हालात की बात। पूर्वांचल के राजनीतिक कद का अंदाजा बस इसी बात से लगाया जा सकता है कि फिलहाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले कई और प्रधानमंत्री पूर्वांचल दे चुका है। पूर्वांचल से मतलब इस बात का है कि या तो उनका जन्म यहां हुआ या फिर सियासी पारी इसी इलाके से शुरू हुई, जिसमें सबसे पहला नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू का आता है। उसके बाद इंदिरा गांधी, फिर वीपी सिंह और चंद्रशेखर का नाम है। तो अब जरा सोचिए कि देश को 4 प्रधानमंत्री देने वाला पूर्वांचल किस हालत में है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी के इस बयान से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि वास्तव में पूर्वांचल की उपेक्षा अगर ना की गई होती या राजनीतिक संतुलन बनाए रखा जाता तो शायद इस इलाके की तस्वीर कुछ और होती। खैर, अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दिशा में लग गए हैं। इसके लिए वो पूर्वांचल विकास बोर्ड पहले ही बना चुके हैं। सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, देवरिया से लेकर बस्ती और आजमगढ़ जैसे जिलों में मेडिकल कॉलेजेस खोले गए हैं। कई जिलों में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। गोरखपुर में एम्स और एयरपोर्ट चालू हो चुके हैं। कई जिलों में बंद चीनी मिलों को फिर से चालू करने की मांग की गई है। पिपराइच और मुंडेरवा में सल्फरलेस चीनी प्लांट का उद्घाटन हो चुका है। पूर्वांचल एक्सप्रेस के साथ गोरखपुर लिंकवे पर भी काम चल रहा है। इसके अलावा बनारस, कुशीनगर, गोरखपुर, अयोध्या जैसे जिलों में पर्यटन का विकास हो रहा है। हमें यह याद रखने की जरूरत है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब पूर्वांचल की बात करते हैं तो फिर किसी एक जिले, एक गांव की नहीं, बल्कि 27 जिलों के हालात की बात करते हैं। वरना सैफई जैसा उदाहरण भी प्रदेश में है, जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक और फिलहाल संरक्षक मुलायम सिंह की थाती है, जिसके विकास के लिए पीढ़ियों ने अपनी ताकत झोंक दी, गांव को यूपी के किसी शहर के मुकाबले खड़ा कर दिया। और अब सैफई में सुविधाओं की अगर बात करें तो यूपी के किसी दूसरे गांव की उम्मीदों से उलट यहां सभी तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। अपने मुख्यमंत्री काल में मुलायम सिंह ने सैफई में एम्स की टक्कर का सुपर स्पेशलिटी मेडिकल कॉलेज, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान यहां बनवा डाला। नाइट लैंडिंग सुविधा वाला इतना बड़ा हवाई अड्डा बनवाया जिस पर बोइंग जैसे जहाज भी उतर सके। फ्लड लाइट से सजा वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनवाया, पक्षी विहार बनवाया। इसके अलावा चौड़ी सड़कें बनवाई, 24 घंटे बिजली की व्यवस्था करवाई। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। वीरेश, हमने तस्वीरें दिखाई और बताया कि कैसे समाजवादी पार्टी की जो सियासत है, सैफई को कैसे एक ऐसा गांव जिसको एक तरह से वर्ल्ड क्लास सिटी की टक्कर का डेवलप कर दिया गया। दूसरी तरफ सीएम योगी जो है पूर्वांचल को लेकर ताबड़तोड़ परियोजनाएं और भविष्य के विकास का खाका खींचने में लगे हुए हैं। आस्था, अगर हम बात करें पूर्वांचल, सैफई, पश्चिमांचल और बुंदेलखंड, जो भी पिछड़े हुए इलाके हैं, चाहे वो बुंदेलखंड हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे किसकी देन है? योगी आदित्यनाथ की देन है। पूर्वांचल के सतत विकास के लिए संगोष्ठी होती है, मुख्यमंत्री 2 दिन यहां देते हैं और साथ ही साथ जो गोरखपुर लिंक रोड है वहां जाते हैं। लगातार जो उनके कार्यक्रम है पूर्वांचल के विकास के लिए है। आज भाषण देते हुए, स्पीच देते हुए मुख्यमंत्री बहुत व्यथित थे। उन्होंने इस बात को कहा कि जो पूर्वांचल की छवि बनाई गई है वो बेहद खराब बनाई गई है और इसके पीछे कुछ लोग हैं जिनकी सोच बहुत नकारात्मक रही है। उनका कहना है कि ये यही इलाका है जहां गंगा, यमुना, सरयू जैसी नदियां बहती हैं, मानव संसाधन बहुत प्रचुर है और साथ ही साथ यहाँ के जो शिल्पकार हैं, जो किसान
नौजवान हैं, यहाँ के जो मेहनत कश हैं, वो जाकर मुंबई, बेंगलोर, पंजाब सब जगहों पर बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं खड़ा कर देते हैं, बड़े बड़े उद्योग को का सृजन करते हैं, औद्योगिक प्रदेश बना देते हैं। तो यहाँ की जो मानव संसाधन है, जो शिल्पकार हैं, जो हस्तशिल्प के जानकार हैं, जो यहाँ के दक्ष लोग हैं, उनकी दक्षता का उपयोग किया जाना चाहिए था, जो नहीं हुआ। इसकी वजह से यहाँ पलायन हुआ। लेकिन बार बार जो पूर्वांचल को पिछड़ा और गरीब बताया गया, उसके पीछे अकादमिक लोगों ने भी मुहर लगा दी और फिर जनमानस में ये भाव आ गया कि पूर्वांचल पिछड़ा और गरीब है, जबकि ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, हरगिज नहीं है। और हमें हार्वर्ड या कैम्ब्रिज से कोई आकर यहाँ सिखाएगा नहीं, बल्कि यहाँ के जो नौजवान हैं, यहाँ के जो किसान हैं, यहाँ के जो शिल्पकार हैं, वो इतने दक्ष हैं कि पूरी दुनिया में जाकर और वीरेश देखा जाए तो अब एक मौका भी है सरकार के पास, एक मौका भी है, क्योंकि कोविड काल में अलग अलग राज्यों से वीरेश जिस दक्षता की आप बात कर रहे हैं, जिस स्किल की आप बात कर रहे हैं, जो अभी तक दूसरे राज्यों में पलायन हो गई थी, तो मौजूदा सरकार के पास भी मौका है, क्योंकि वो लोग कोविड काल में लौट करके यहाँ आए हैं। कुछ लोग बेशक वापस गए होंगे, लेकिन फिर भी अभी प्रचुर मात्रा में ह्यूमन रिसोर्स यहाँ पर है। तो मौजूदा सरकार अब किस तरह शिल्पकार की भूमिका निभाती है कि इन शिल्पियों के माध्यम से विकास के कैसे नए रास्ते खुले? देखिए, मुख्यमंत्री और पूरी सरकार ओडीओपी जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग है उसको लेकर बेहद संजीदा है और लगातार लोन बांटे जा रहे हैं। जो प्रोत्साहन है वो युवकों को दिया जा रहा है, नौजवानों को दिया जा रहा है, बहुत सस्ते उन्हें लोन की मुहैया कराया जा रहा है। उसमें जो लाल फीता शाही थी उसे खत्म करने की कोशिश मुख्यमंत्री ने की है और खुद मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री करते हैं और बार बार वो अधिकारियों से एक तरह से समीक्षा बैठक करते हैं। आज मैं आपको गोरखपुर का उदाहरण लूं, मुख्यमंत्री जब मीटिंग ले रहे थे अधिकारियों से तो उन्होंने साफ साफ कहा, उन्होंने कहा कि देखिए, आप लोग अगर काम बेहतर करेंगे तो आप रहेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं रहेंगे, और आपके नहीं रहने से कुछ नहीं होता है, जो दूसरे आएंगे वो करेंगे। अगर वो भी बेहतर नहीं किए तो उन्हें भी हटा दिया जाएगा। निश्चित रूप से आपके काम का जो आकलन है मैं खुद करता हूं और आकलन की वजह यह है कि मतलब संदेश मुख्यमंत्री की तरफ से साफ है अधिकारियों को कि काम रुकना नहीं चाहिए। सरकार ने जो भी परियोजनाएं शुरू की हैं इस कोविड काल के दौरान, सरकार एक तरफ विकास और दूसरी तरफ सेवाएं दुरुस्त करने का जो बैलेंस चाहती है उसमें परफॉर्म करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेश हमारे साथ चर्चा के लिए।